आज का हमारा टॉपिक है मेटलर्जी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे खूब पूछा जाता है हर साल, कम से कम एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और उसके ज्यादा भी आ सकता है। मैथ का कॉलम कॉम्प्रेंशन वगैरह ये सब भी होते हैं। मुझे कॉम्प्रेंशन तो फिजिकल केमिस्ट्री से आता है, इलेक्ट्रो वगैरह से ज्यादा आता है, से आता है। लेकिन जो मेन चीज आती है ना, वो इसमें क्या है कि कोई आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, मल्टीपल पूछेगा, कुछ पूछेगा, सॉलिड मार्क्स है और इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। इसमें क्या है, व्हाट इज मेटलर्जी? तो देखिए, मेटलर्जी एक प्रोसेस है, कंबाइंड प्रोसेस है, जो हमें नेचर में मेटल्स वगैरह कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं, एज अ मिनरल, एज अ ओर। मिनरल और ओर में भी डिफरेंस होता है, इस पर भी अपन बात करते हैं। तो इनको इनके ओर से रिफाइंड मेटल तक पहुंचाने के जो पूरा कंबाइंड प्रोसेस है, दैट इज नोन एज मेटलर्जी। ठीक है, तो लिखा है इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज कैरिड आउट फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है ना, पहले मेटल बना लेते हैं, फिर मेटल के और भी बना सकते हैं, मेटल्स के और भी बना सकते हैं। तो सॉरी, पहले मेटल बना लेते हैं, फिर मेटल के एलॉयज भी बना सकते हैं, और नहीं, और से तो मेटल निकालते हैं और एलॉय से मेटल बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इससे पहले अपन आगे बढ़े तो मिनरल और के बारे में भी पता होना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, तो वो आप लिख लीजिए। एक तो होता है मिनरल और दूसरा होता है ओर। तो मिनरल और ओर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो ओर है उससे मेटल कॉमर्शियली एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, मिनरल से कॉमर्शियली एक्सट्रैक्ट की भी जा सकती है, नहीं भी की जा सकती है। मतलब a mineral can be ore, but all ores cannot can be a mineral can be ore, but all ore must be mineral। यानी कि एक जो मिनरल है वो ओर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर। तो लिख लीजिए, मिनरल में लिखिएगा a natural occurring substance in which a natural occurring substance in which metal is found, in free or combined state, in free or combined state। सही है। और ओर क्या होता है? ओर इज अ naturally occurring substance in which metal is found in free or combined state, and from which metal is extracted commercially। The word commercially is the key word in between mineral and ore differentiation। ठीक है ना, तो अगर हम मिनरल और ओर में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कॉमर्शियली वर्ड आना चाहिए। अब देखिए, ईच ओर इज अ मिनरल बट ईच मिनरल इज नॉट अ ओर। ये वर्ड चाहो लिख लेना, वैसे आपने पहले भी पढ़ा रखा है, आप लिख सकते हो। ईच ore is a mineral but
अच्छा, इसी में एक वर्ड यूज होता है गैंग्स। ये क्या होता है? जो और के साथ जो और फालतू की चीजें होती है, जो फालतू की चीजें होती है जिसको हमें नहीं रखनी, दैट इज नोन एज गैंग्स। Impurity associated with metallic ore is called gauge. The impurity associated with metallic ore. ठीक। तो देखिए, अगर ब्रॉड सेंस में मेटलर्जी की बात करें तो मेटलर्जी का पूरा, अगर ब्रॉड सेंस देखिए आप पूरा तो मेटलर्जी है क्या? मेटलर्जी कुछ नहीं, आपके सामने पत्थर, मिट्टी और जो अर्थ क्रस्ट है इसकी फॉर्म में आपके पास सामने पड़ा हुआ है सब कुछ, ठीक है। अब आपको वो पत्थर उठाना है, अब मान लो किसी पत्थर कोई लंब साइज का कोई आप स्टोन काट के लाए पहाड़ से, ठीक है। अब आपको उस स्टोन के अंदर पता है गोल्ड है या कोई भी मेटल है, तो आप सबसे पहले उसको क्या करोगे? सबसे पहले आप वो और है कि नहीं है जज करोगे। अगर और है तो फिर आप उसकी प्रोसेसिंग शुरू करो। तो पहले उस पत्थर को चूरा चूरा किया जाता है, इसको क्रशिंग की जाती है ना, उसको पल्वराइज किया जाता है और उसको एक जो भी हमारा अप्रिशिएबल साइज होता है जिसमें हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उस साइज में उसको तोड़ा जाता है। फिर सबसे पहले हम उसको क्या है, अब और आ गया हमारे पास, अब हम उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करने के लिए पानी से वॉशिंग कर देते हैं, मैग्नेटिक सेपरेटिंग कर देते हैं और भी बहुत सारी चीजें, मैग्नेटिक सेपरेशन है ना, लीचिंग कर देते हैं और भी यहाँ और भी एल्युमिनियम के लिए, बॉक्साइट के लिए लीचिंग कर देते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं ना, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए साइलेंट प्रोसेस है, हाँ, टिन के लिए। तो वो कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है, वो भी करना जरूरी, मतलब पहले उसको धोना, सुखाना, पोंछना, ये सब करना है। फिर उसके बाद हम जो है उससे मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं सेकेंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में उस मेटल को प्योरीफाई करते हैं, क्योंकि जो ऑब्टेन मेटल है वो हो सकता है इम्प्योर, तो हमें तो वही प्योर मेटल चाहिए, तो हम उसको फिर प्योरीफाई भी करते हैं। तो ये तीन बेसिक फंडामेंटल्स हैं तो किसी भी मेटलर्जी के। अब वो डिपेंड करता है केस टू केस, इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट। इवन यहाँ पर जो जियोग्राफिकल जो क्या बोलते हैं सिचुएशंस होती हैं वो भी डिसाइड करते हैं हम कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट करने वाले हैं, समझ रहे हैं आप? तो जियोग्राफिकल जो भी इन्वायरमेंट है ये सब भी डिसाइड करता है कि हमें कौन सा प्रोसेस करना है। लेकिन बेसिक यही है कि पहले लाओ, जैसे आप बाजार से सब्जी खरीद के लाते हो, बिल्कुल वैसे ही काम है। जैसे आप सब्जी खरीद के लाते हो तो पहले उसको धोते हो, पोंछते हो, उसको खाते हो, है ना। फिर उसमें जो भी काम की चीज़ है, जैसे मूली है तो मूली का पत्ते उठा के अलग कर देते हो, मूली अलग निकाल ली, है ना। गाजर है तो गाजर में भी पत्तियाँ आती हैं थोड़ी बहुत, वो हटा ली, या ऊपर की गंदगी छील दी, अंदर से गाजर खा गए। बिल्कुल वैसे ही है ना, पूरा प्रिंसिपल वैसे ही है। इवन कई सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज से निकले हुए, फ्रॉम फ्लोटेशन प्रोसेस है, ये कपड़े धोने की आर्ट से आया है, आपको पता है। जिस लेडी ने इसको, वॉशरमैन लेडी ने इसको इन्वेंट किया है, तो वो फ्रॉम फ्लोटेशन प्रोसेस जो है वो उसको कैसे पता लगा, तो उसने कपड़े धोने की तो उसको लगा कि भारी चीजें वो नीचे बैठ जाती हैं और जो कुछ ओवर वगैरह है, ऊपर के कंपाउंड है, वो सोप के साथ ऊपर आ जाते हैं। तो उसने जो है केमिस्ट से कांटेक्ट किया और केमिस्ट ने उसको प्रोसेस बना दिया, फ्रॉम फ्लोटेशन प्रोसेस। तो ये जो इनऑर्गेनिक की मोस्ट ऑफ द ये वाला चैप्टर है, ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, आगे चल के बहुत काम आएगा, इंजीनियरिंग चैप्टर है ना। इसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है और इसके फंडामेंटल समझना भी बहुत जरूरी है, सही। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं नेचर में कि हमें कौन सी मेटल कहाँ पे मिले और कहाँ मिले, और की बात करते हैं, मिनरल की बात आज की बात नहीं करेंगे, एंजल वगैरह की बात नहीं करेंगे। तो जैसे हम सबसे पहले ओर की बात करें तो कौन कौन से तरीके के ओर होते हैं, तो सबसे पहले लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ ओर। क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स।
देखिए एक तो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन ये है कि कोई भी जो मेटल है वो हमें एक तो दो तरीके से मिल सकती है, एक तो नेटिव ओर होता है और एक कंबाइंड होता है। नेटिव ओर में मेटल जो है वो फ्री स्टेट में मिलती है, बस हमें उसमें कोई मैकेनिकल प्रोसेसिंग करके मेटल को बाहर निकालना होता है। जैसे गोल्ड जहाँ मिलता है तो वहाँ पे गोल्ड के नगेट्स जो होते हैं, गोल्ड के बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, मट्टी में से फैले होते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, मिट्टी अलग करनी है, गोल्ड अलग करना है। तो इसको बोलते हैं नेटिव ओर, और एक हमारा होता है कंबाइंड ओर। एक होता है हमारा नेटिव ओर और एक होता है कंबाइंड ओर। अब नेटिव ओर का मतलब मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट या अनकंबाइंड स्टेट में मिलती है, ऐसे ओर को हम नेटिव ओर बोलते हैं। लिख लीजिए, इन दिस टाइप ऑफ ओर्स, नेटिव ओर्स लिखिएगा, इन दिस टाइप ऑफ ओर्स the metal is found in free or uncombined state. The metal is found in free or uncombined state. जैसे प्लैटिनम, सिल्वर है, गोल्ड है और मर्करी भी है, ये सब मिलती है। कई नॉन मेटल भी जो है वो अनकंबाइंड स्टेट में मिलती है, जैसे सल्फर है, सल्फर फ्री मिलता है, फ्री स्टेट में मिलता है नेचुरल सल्फर। कार्बन है, फ्री स्टेट में मिलता है कार्बन, तो वो नॉन मेटल है। हम तो मेटलर्जी पढ़ रहे हैं, तो मेटल की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए जैसे डायमंड वगैरह है, ये सब क्या फ्री स्टेट में मिलता है, आराम से मिलता है। ग्रेफाइट है, ये सब क्या है, कार्बन मिलता है, कोयला मिलता है, वो सीधे डायरेक्ट कोयला निकलता है ना जमीन से, उसको प्यूरिफाई थोड़ी किया जाता है, डायरेक्ट निकलता है। तो बेटा वो भरे रहो गाड़ियों की गाड़ी, तो कुछ नॉन मेटल्स भी हमें मिलते हैं फ्री स्टेट में, ऐसा नहीं ये केवल यही मिलता है। अच्छा, कंबाइंड स्टेट में तो मोस्ट ऑफ द और मिलते हैं। अब आप ये बताइए कि जो भी क्या बोलते हैं रिएक्शन कर सकते हैं मेटल, जिनके ऑक्साइड बन सकते हैं, जिनके हैलाइड बन सकते हैं, ठीक है, और जिनके और दूसरे कंपाउंड भी बन सकते हैं, मतलब हाइड्रोक्साइड भी बन सकते हैं, हाइड्रेटेड कंपाउंड भी बन सकते हैं, वो सब इसी में है। तो आप सल्फाइड है, सल्फेट है, ये सब ठीक। तो जो कंबाइंड स्टेट के हो रहे हैं वो मेनली तीन तरीके के होते हैं। एक तो होता है ऑक्सीडाइज ओर, एक होता है हैलाइड ओर, और एक होता है हमारा सल्फाइड ओर। ठीक है, ऑक्सीडाइज और हैलाइड और है सल्फाइड और। अब ऑक्सीडाइज और फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक तो ऑक्साइड की फॉर्म में और एक ऑक्सीडाइज सॉल्ट्स की फॉर्म में। एक तो ऑक्साइड की फॉर्म में और एक ऑक्सीडाइज सॉल्ट की फॉर्म में, जैसे Fe3O4 है। Fe3O4 को बताओ क्या बोलते हैं? मैग्नेट। मैग्नेट आयरन का होता है। SnO2 को क्या बोलते हैं? टंगस्टन। करेक्ट 70% तो ये हमारे ऑक्साइड और हो गए, इसका हो गया, एक हो गया। अब ऑक्सीडाइज सॉल्ट्स में नाइट्रेट्स आते हैं। ऑक्सीडाइज जो हमारा सॉल्ट है उसमें फर्दर क्लासिफिकेशन, इसमें नाइट्रेट्स आते हैं।
इसमें क्या है नाइट्रेट, जैसे NaNO3 चिली सॉल्ट पीटर इसे बोलते हैं। हाँ NO3 इंडियन सॉल्ट पीटर, ठीक है ना। तो मतलब ये सब पता होना चाहिए। तो KNO3 है, KNO3 इंडियन सॉल्ट पीटर, NaNO3 NaNO3 है, इसको चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं। सल्फेट्स, ग्लोबल सॉल्ट का नाम सुना है? इसमें देखो ये नीचे वाला है। थोड़ा सा आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। तो एक तो ऑक्साइड सॉल्ट हो गए, एक ऑक्सीडाइज सॉल्ट हो गए। तो ऑक्सीडाइज सॉल्ट में जैसे नाइट्रेट्स आ गया, अब नाइट्रेट्स ऑक्सीडाइज सॉल्ट का लिख देता हूं ऊपर, है ना। ऑक्सीडाइज सॉल्ट्स का एक और वैरायटी भी है सल्फेट्स। सल्फेट्स जैसे Na2SO4 NH2, ग्लोबल सॉल्ट, ग्लोबल सॉल्ट। MgSO4.7H2 उसको क्या बोलते हैं? एप्सम सॉल्ट। MgSO4. सल्फेट्स में MgSO4.7H2 एप्सम सॉल्ट। एनाइड में NaCl को रॉक सॉल्ट बोलते हैं। KCl, MgCl2 etc. सल्फाइड ओर में जैसे PbS है, गैलेनम, PbS वगैरह ये सब। तो ये सब हमारे जो है सल्फाइड ओर में आ गए। अच्छा कार्बोनेट नहीं है, कार्बोनेट भी ऑक्सीडाइज सॉल्ट में भी है, कार्बोनेट छोड़ दे उसमें। तो ये हटा देते हैं। अच्छा ऑक्सीडाइज सॉल्ट्स में एक और वैरायटी भी है, तो लिख सकते हैं क्या? कार्बोनेट्स, जैसे CaCO3 इसको लाइमस्टोन बोलते हैं। लाइम नहीं बोलते हैं, लाइम स्टोन है। इसको हीट कर देंगे तो लाइम बन जाता है, और हीटिंग भी विल गेट दिस लाइम। अच्छा मैग्नेसाइट क्या होता है? और मैग्नेटाइट वही है MgCO3, इसको बोलते हैं मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट। ठीक है। और जो फ्री स्टेट में मिलते हैं उनको नगेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हमारा जो है ये क्लासिफिकेशन ऑफ ओर है। इन ओर को पहले हम कलेक्ट करते हैं और फिर कलेक्ट करने के बाद जो है मेटलर्जिकल प्रोसेस में हम जाते हैं। सही है। तो इसमें सबसे पहले काम हमारा क्या होता है? सबसे पहले काम होता है, सारे ओर के लिए कॉमन काम होता है, पहले उसको पल्वराइज करते हैं, क्रशिंग करते हैं, है ना, उसको अपने डिजायरेबल साइज में लाते हैं। सही। तो लिख लो स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, कॉमन स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। some common steps of metallurgy.
सब कॉमन स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी में पहला स्टेप क्या होता है? क्रशिंग, ग्राइंडिंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, साइजिंग, साइजिंग ऑफ ओर पार्टिकल्स। इसमें हम जो है उसको अपने डिजायरेबल साइज यानी प्रोसेसेबल साइज में लाते हैं, जिसको हम प्रोसेस करते हैं। बड़े बड़े पत्थर तो प्रोसेस कर ही नहीं सकते, तो छोटे छोटे पत्थर में इसको पल्वराइज करते हैं, क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, जैसा जो भी होता है उसको करते हैं। सेकेंड स्टेप होता है कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड। थर्ड स्टेप हमारा होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है रिफाइनिंग ऑफ एक्सट्रैक्टेड मेटल्स। ये चार स्टेप मिलके हमारे जो है ये पूरी मेटलर्जी को एक्सट्रैक्शन मेटल फ्रॉम ओर है। रिड्यूस करोगे तभी तो भाई मेटल कंबाइंड स्टेट ऑक्सीडाइज फॉर्म है, हैलाइड फॉर्म है। किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मेटल ने बना रखा बॉन्ड, सीधे सीधे केमिस्ट्री जानो ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मेटल ने बना रखा बॉन्ड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब अटैच होता है तो उसने मेटल को किया ऑक्सीडाइज, अब हमें मेटल को करना है रिड्यूस, उल्टा काम कर दो, आ गए मेटल बाहर। तो ये इसको मेटलर्जी बोलते हैं टोटल। अब इसमें ये तीन काम तो कॉमन है ना, ये भी कॉमन है, लेकिन इसमें जो है तीन तरीके से यूज हो सकता है। तो टेम्परेचर के यूज से मेटल को बाहर निकाला जा सकता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से मेटल को बाहर निकाला जा सकता है, और एक जो है वाटर की हेल्प से, जिसको हाइड्रोमेटलर्जी बोलते हैं, उसकी हेल्प से भी मेटल को बाहर निकाला जा सकता है। तो एक्चुअली में जो मेटलर्जिकल प्रोसेस होते हैं, है ना, ये जो प्रोसेस है मेटलर्जिकल प्रोसेस, ये तीन तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल इन्वॉल्व। सही है। तो जैसा आइसोलेशन के लिए या जैसा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए यहाँ पर प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है, उसी के नाम पे मेटलर्जी का नाम भी होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस, टाइप्स ऑफ मेटलर्जी। टाइप्स ऑफ मेटलर्जी में सबसे पहले आता है पायरोमेटलर्जी। पायरो मतलब होता है टेम्परेचर। तो इसका सीधा सीधा प्रिंसिपल है, व्हेन हीटिंग इफेक्ट इज इन्वॉल्व, व्हेन हीटिंग इफेक्ट इज इन्वॉल्व, when heating effect is involved in metallurgical process, then it is known as pyrometallurgy. Second है electrometallurgy. बताइए भाई इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रोमेटलर्जी होती है व्हेन इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस is involved, when
process is involved, then it is known as electrometallurgy. And third metallurgy हमारी होती है हाइड्रोमेटलर्जी. हाइड्रोमेट्लर्जी कुछ होता है हाइड्रो HYGRO हाइड्रो होता है. हाइड्रोमेटलर्जी हाइड्रो में क्या है जनरली जब वाटर लेते हैं तो वाटर ले लेते हैं. हाइग्रो या तो मिस स्पेल कर दिया होगा किसी ने, जैसे हाइड्रो ही होता है. ये नहीं दे रखा इसमें, दे रखा तो बीच में कहीं दे रखा, लेकिन हो सकती है ऑर्गेनिक सारा क्यों और ऐसे ऐसे रखिए नाम नहीं सुनो थर्मोडायनेमिक्स तो 7-8 बुक रखिए. खैर ऐसे हाइड्रोमेटलर्जी में क्या होता है व्हेन कोई सुटेबल रिएजेंट में डिसॉल्व की जाती है मेटल, है ना, या कोई एक सुटेबल रिएजेंट लिया जाता है जिसकी हेल्प से मेटल का आइसोलेशन कराते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसी मेटलर्जी को हाइड्रोमेटलर्जी बोलते हैं. जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर है, गोल्ड है, वो सब साइनाइड प्रोसेस में. कौन सा साइनाइड प्रोसेस होता है पढ़ाते हैं. इन हाइड्रोमेटलर्जी metals are dissolved in a suitable reagent. Metals are dissolved in a suitable reagent. अच्छा, इसमें क्या होता है मेटल डिसॉल्व होती है लेकिन इम्प्योरिटी डिसॉल्व नहीं होती. बेसिक प्रिंसिपल यही है, नोट लगा के लिखना. दिस प्रोसेस मेटल इज डिसॉल्व्ड इन दैट reagent. लीचिंग में ऐसा लीचिंग यही होता है सॉलिबिलिटी पे डिपेंड. अरे यही होता है, तो उसको हाइड्रोमेटलर्जी बोला जाता है. ठीक, उसमें भी फिर आगे चल के थोड़ा बहुत काम धाम करना है. लीचिंग पे डाल दिया जाता है उसमें. हाँ, जैसे कॉम्प्लेक्स हाँ जैसे रिप्लेस कर देता है, साइनाइड हटा देता है, मेटल अलग कर देता है, जिंक साइनाइड कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स. तो जैसे मैं बात करूं साइनाइड प्रोसेस वही है गोल्ड वाला है, उसका नाम है वो उसमें होता है, तो उसमें साइनाइड डाल देते हैं. NaCl या KCl को डाल देते हैं, नहीं NaCl डालते हैं. तो वो जो है गोल्ड के साथ और सिल्वर के साथ साइनाइड बना लेता है. हाँ, तो जैसे हाइड्रोमेटलर्जी में चाहो तो एग्जांपल लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल हाँ, in this process metal is dissolved in the reagent but impurity does not. ठीक है, अब इसका एग्जांपल लिख लो हाइड्रोमेटलर्जी का. जैसे आप कह रहे थे एग्जांपल ऑफ हाइड्रोमेटलर्जी, इसमें लिख सकते हो आप मैक ऑर्थर, साइनाइड प्रोसेस. वैसे तो साइनाइड बहुत कॉस्टली होता है एक तरीके से, तो ये जो है जनरली बहुत ही कॉस्टली मेटल जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, गोल्ड के लिए इस्तेमाल होता है. इसमें क्या होता है जैसे सिल्वर और गोल्ड के लिए, और सिल्वर और गोल्ड दोनों की मेटलर्जी लगभग एक ही जैसी होती है ना.
इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे फ्री स्टेट में मिलता है गोल्ड, लेकिन उसके साथ मेटिलिटी से खूब सारी बढ़ती है। तो फ्री स्टेट में मिलता है तो अपन अब गोल्ड को डायरेक्ट हमारा साइनाइड बनाएंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है AgCN। गोल्ड और जो है सिल्वर दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। आपको पता चले कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो किसी भी एलिमेंट की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है ना उसका डबल होता है। पढ़ा है? तो मैंने बताया कोई क्या नाम उसका? मंडी मंडी, हाँ मंडी है ना। तो वो भी उस दिन मैंने उसको बताया तो उसको थोड़ा और लगा, तो मैं समझ गया कि आप लोगों को नहीं बताया। हैप्पी जो है देख लो ना 99.9% केसेस में ऐसे होता है जब तक कि कोई एक्सेप्शन ना हो। आपकी उसको हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर जो मैक्सिमम एग्जिस्ट करती है वो पता ही ना हो। जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम की मैक्सिमम मोस्टली 3 एग्जिस्ट करती है, 4 भी आ सकती है उसकी। क्रोमियम की प्लस 3 होती है ना एग्जिस्ट की, मैंने क्या बोला? मैक्सिमम कितनी हो सकती है आपने ये बोला, तो 4 आ सकती है उसकी मैक्सिमम। Cr+4 कभी सुने बात कर? मतलब हो सकती है +2 और +3 होती है क्रोमियम की। हाँ, हाँ, इसलिए क्रोमियम के रेशो 6 बनाता है 6 ही गलत है। हमेशा। आयरन की भी 6 होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर +3 मैक्सिमम है। ये वर्ड मैक्सिमम अंतर है। देख लो कोऑर्डिनेशन नंबर याद करा देंगे। उन्होंने क्या बोला था? सबके अलग-अलग याद रखने हैं ना। हां, ऐसे साहब रटारे नहीं लिखा है ना, पूरे टेबल में बात है। अपन ने आपको ऐसे बता दिया। कॉपर का कितना हो? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर कितनी होती है? 2 4 कोऑर्डिनेशन लगा देखो मजा आएगा। और बनाने का आसान रहेगा। आ हो गया जिंक का प्लस +2 होता है, तो 4 वाला हो गया कोऑर्डिनेशन। तो ZnCN और ट्वाइस। हाँ, सिल्वर की मैक्सिमम 1 होती है, तो इसका जो अपन वो बनाएंगे तो इसमें एक्चुअली में NaCN डालते हैं, वाटर डालते हैं, ऑक्सीजन डालते हैं और इसको मिला के मिला के अच्छी तरह एजिटेट कर लेते हैं। तो यहाँ से AgCN बनता है। ये कॉम्प्लेक्स है और एक Na+ आ जाएगा बाहर। CN माइनस आ तो इस कॉम्प्लेक्स इसमें वैलिड Ag प्लस वाला सब पे वैलिड है। आज तक हमने तो जितने पढ़े सब पे वैलिड है। ठीक है, फिर ये जो है ये सॉल्युबल होता है, इसके साथ फिर मेंजेस वगैरह वो होती है ना। तो हम इसको फिल्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने पे मेंजेस वगैरह आउट हो जाता है, जो भी इम्प्योरिटीज वगैरह रेसिड्यू वगैरह है, रेसिड्यू तो ना बोलूं, जो भी इम्प्योरिटीज है वो बाहर हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद हम जो ये जो फिल्टर होता है इसमें हम जो है जिंक ऐड कर देते हैं। ऐड जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। तो उसके हिसाब से इसका ऑर्बिटल तो ZnCN4 बनेगा और ये है 2। ठीक है, और ये 2 मोल लगेगा तो यहाँ से 2 सिल्वर मेटल जो है आपकी प्रेसिपिटेट हो जाएगी, मेटल बाहर जाएगा। दिस टाइप ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस आर नोन एज हाइड्रोमेटलर्जी। और यही है मैक ऑर्थर साइनाइड प्रोसेस। अच्छा, इसमें जो पूरी मेटलर्जी है ना, उस मेटलर्जी में इलेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट्स बहुत सारे आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इस्तेमाल बहुत सारा होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद होनी चाहिए, लिथियम से लेकर नीचे तक। सुनो, लिख सकता हूँ, वैसे मैं याद नहीं लिख सकता हूँ। जैसे लास्ट वाला जरूर काम आता है, वो हाइड्रोजन, कॉपर, कल मिलते हैं। Ag, Au,